पाकिस्तानी आईनी तारीख और आज़ाद अदलिया के लिए एक सियाह दिन है। आज जो तरामीम होनी इस आईन में होने जा रही है, ये वो आईन है जिसके इब्तिदाई अल्फाज यही है कि अदलिया आज़ाद होगा, लेकिन इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे जनाब स्पीकर, ये मलक कयूम कोर्ट बनाने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, आज हुकूमत बेंचेस पे बैठे वाले लोगों ने जिस अंदाज में पाकिस्तान के आज़ाद अदलिया को हुकूमत नुमाइंदगान ने तनकीद का निशाना बनाया है, इतनी तनकीद कभी हिस्ट्री में इन लोगों ने इंडिया, मोदी और कलभूषण यादव पे नहीं की, जिन्होंने अपने आज आज़ाद अदलिया पे की है। जनाब स्पीकर, मैं मियाँ साहब को एक चीज़ रिमाइंड कराऊंगा। मियाँ साहब, हिस्ट्री में जब से ये ईवान बना है, तीसरी मरतबा आप इस ईवान में आए हैं, आज पहली मरतबा बोला है, और आज आपने पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया की ये शेर पढ़ के आपने तौहीन की है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मियाँ साहब बताओ, वकीलों वाला काला कोट काली काटी टाई पहन के क्या सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं गए थे? सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके मेमोगेट गेट तू नहीं बनवा रहा था? मियाँ साहब बताओ, वो मेमोगेट कमीशन किसने बनवाया था? मियाँ साहब गए थे। वो मियाँ साहब अपने काला कोट काली टाई पहन के मियाँ साहब ने केसरगू किया था, और वो कमीशन वो बनवाया था जिसका सरबराह काजी फायजी सा था। जनाब स्पीकर, बड़े सारे अच्छे जजेस गुजरे हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अच्छे गुजरे हैं, लेकिन इंशाल्लाह काजी फाइसा साहब जाएंगे तो लोग हिस्ट्री लिखेंगे और हिस्ट्री में जस्टिस मुनीर को लोग भूल जाएंगे। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं ये कहूं कि मियाँ साहब को भी रिमाइंड कराऊंगा, आज आपने जो अल्फाज अदा किए हैं, आजकल एक और शेर लिख दीजिएगा। आप अपने उन अल्फाज को भी याद रखो जो आज़ाद अदलिया, तो क्या आपके अल्फाज बैनुल-अक़वामी अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए, उसके हक में भी एक शेर लिख दीजिएगा। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कह रहा हूं, ये अल्फाज ये नहीं है, ये मैं आईन पे आता हूं। सबसे पहले हमने इस आईन पे मौलाना साहब समेत हुकूमत के साथ किसी एक लफ्ज पे भी इत्तेफाक नहीं किया। मैं अभी आपको बताता हूं जनाब स्पीकर। सबसे पहली बात यह है, आईनी तरीक़ाकार है। आईन में जब अमेंडमेंट हो रही है जनाब स्पीकर, अगर आप कानून साजी करें तो ये आर्टिकल 70 है। आर्टिकल 70 कानून साजी के लिए है, आर्टिकल 80 आपके मनी बिल के कानून साजी के लिए है, और आईन के लिए आपका 239 आर्टिकल है, आपका रूल्स 156 है। जनाब स्पीकर, ये ईवान उस वक्त तक, ये ईवान इस आईन के उस आर्टिकल 239 के मुताबिक, ये ईवान इसके रूल्स 156 के मुताबिक उस वक्त तक आईन में तब्दीली नहीं कर सकती जब तक इसमें जो रिजर्व सीटों की सीटें खाली हैं वो पूरी ना हुई हो, जब तक KPK के 11 सेनेटर्स वहां ना आए हो। ये आईन की खिलाफ वर्जी है। जनाब स्पीकर, मैं ये आपके नोटिस गुजार करा दूं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एज ऑफ 16 सितंबर, ये डेटा मैंने सुप्रीम कोर्ट से लिया था, 16 सितंबर को लिया था, जब 15 सितंबर को ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सके। जनाब स्पीकर, 65,200 केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 65,200 केसेस में 148 केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल है और 28 केसेस वो सो मोटो है। 176 केस की आड़ में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे। जनाब स्पीकर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऐसे नहीं बना रहे, ये चाह रहे हैं कि ये जिस तरीके से जजेस को महकूम करना चाहते हैं, ये चाहते हैं हर एक अदालत इनके मातहत हो। इसमें हैंड पिक जजेस को ये उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पहली मरतबा चीफ जस्टिस की तैनाती करेगा, जजेस की वो तैनाती करेगा और उसके साथ रखेगा। जनाब स्पीकर, एक चीज रिकॉर्ड पे लाऊं, आपने कमेटी बनाई, इस ईवान की कमेटी में हर पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा शामिल था। आपने वो ईवान की कमेटी जब बनाई थी, उससे सबसे पहले ये तजवीज़ उमर अयूब खान साहब की थी, उसमें पार्लियामेंटेरियन का जिक्र था। जनाब स्पीकर, 10 प्रोसीडिंग्स हुई है। आपको सिर्फ ये मैं रिकॉर्ड बताता हूँ,
आप देख लीजिएगा, ये कानून साजी होते हुए सिर्फ ये नहीं है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस ईवान को मिसलीड किया गया। मैं शाह साहब का भी रिमाइंड कराऊंगा, शाह साहब खुर्शीद शाह साहब मर थे, उसके साथ भी धोखा हुआ है, आपने उसका नोटिस लेना है। जब कमेटी बनी, खुर्शीद शाह साहब चेयरमैन हुए, तो मैंने मुखातिब करके खुर्शीद शाह साहब को कहा, मैंने कहा शाह साहब बड़ी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी निभा पाओगे? शाह साहब ने जवाब नहीं दिया था। जनाब स्पीकर, ये जब कमेटी में हम आए, सबसे पहला ड्राफ्ट इनकी खुर्शीद शाह साहब की जो कमेटी थी, जिस तरह रोयत हिलाल कमेटी को कभी चांद नजर नहीं आता, खुर्शीद शाह की कमेटी को कभी मुसव्विदा नजर नहीं आता। ये तो अच्छा हुआ मौलाना पापुल जैते कि उसने लीक करवाया। जनाब स्पीकर, ये पहला ड्राफ्ट जब लीक हुआ, मैंने वजीर कानून साहब को कहा आपका ड्राफ्ट लीक हुआ है, क्या ये आपका ड्राफ्ट है? उसने एडमिट नहीं किया। सबसे पहला ड्राफ्ट रिकॉर्ड के मुताबिक जनाब स्पीकर 17 तारीख को हमारे पास आया, 56 आर्टिकल पे मुश्तमिल आखिरी ड्राफ्ट। ये आपके मेरे साथ हाथ में जनाब स्पीकर, ये वो ड्राफ्ट है जो मैंने अपने आमिर डोगर से नहीं लिया। ये वो ड्राफ्ट है जो मैंने पुलेन साहब को बुलाया, मैंने पुलेन साहब से कहा आप मुझे अपना ड्राफ्ट दे दे। वो कौन सा ड्राफ्ट है? ये वो ड्राफ्ट है जो खुर्शीद शाह साहब की कमेटी ने फाइनल किया। जनाब स्पीकर, सारे पार्लियामेंटेरियन के सामने इसने ये दावा किया कि ये ड्राफ्ट फाइनल है, ये पार्लियामेंट की तरफ से जा रहा है, ये ईवान में जब ड्राफ्ट आएगा वो इसके मुताबिक होगा। ये पुलेन साहब इनकी तरफ बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ ले। जनाब स्पीकर, ओवरनाइट क्या हुआ कि आपने ये मंजूर शुदा, हमारे तरफ से नहीं, मैं रिकॉर्ड पे दो चीजें आपको कहूं। हम उस ईवान पार्लियामेंट का हिस्सा थे, उस कमेटी का हम हिस्सा इसलिए थे कि उसमें लफ्ज लिखा था कि ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए बनी है। हमने पार्लियामेंटेरियन का इशू उसके अंदर लाया था। हमने इस ईवान में बारहा उनको कहा था कि आपका कोई मैंडेट नहीं है कि आइन के आईनी तरमीम का मुसव्विदा आप तो ये कर ले। ये हम बारहा लेके आ चुके थे, हम मौलाना साहब के साथ भी थे। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर, हमने किसी के साथ इस ड्राफ्ट के एक लफ्ज पे भी इत्तेफाक नहीं किया था, लफ्ज पे भी इत्तेफाक नहीं किया था, बिकॉज हम समझते थे ये इलेजिटिमेट है, ये इसका प्रोसेस नहीं है। लेकिन जनाब स्पीकर, ये ड्राफ्ट आज आपके सामने वजीर कानून ने रखा, इसको सिर्फ देख ले। ये जो खुर्शीद शाह साहब की कमेटी ने भेजा, इनको कमिट किया, ये फुलेन साहब सामने बैठे हैं कि हमको कहा इसमें से एक लफ्ज नहीं होगा, वो खुर्शीद शाह साहब बैठे हैं कि इसमें से कमी नहीं आएगी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं जनाब स्पीकर, ये क्या कर रही है हुकूमत एक चॉकलेट के कोडिट करके अवाम को जहर दे रही है, अदलिया को तकसीम कर रही है, अदलिया को महकूम बना रही है। मैं अभी आपको बताता हूं, ये ड्राफ्ट मंजूर शुदा था। इस ड्राफ्ट में ये लिखा था, पहला लफ्ज देखे, ये देखे, सबसे पहला लफ्ज देखे जनाब स्पीकर, इसमें यह लिखा था कि कमीशन होगा चीफ जस्टिस पे मुश्तमिल और इसमें होंगे 4 सीनियर जजेस। आपने इसको क्यों चेंज किया? यह हुकूमती ड्राफ्ट में क्यों चेंज आया? दूसरी बात, यह कमेटी आपने बनाई जिसमें से जजेस की अपॉइंटमेंट होना था, इनके अल्फाज में आपने तय्युर क्यों डाला, 230 क्यों डाला? आपने दूसरे लफ्ज इसमें लिखा जनाब स्पीकर, ये आपके सामने गोशगुजार कराता हूं, ये कमेटी के सीनियर जजेस को किसने चेंज किया? ये चौथा आपके सामने लेके आ जाता हूं जनाब स्पीकर, कमेटी ने कोई भी इस बात पे इत्तेफाक नहीं किया था, कमेटी में कोई भी आर्टिकल 202A नहीं था, कमेटी ने कोई अप्रूवल नहीं दी थी, कमेटी ने कभी नहीं कंसिडर किया था कि हाई कोर्ट के लेवल पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे। जनाब स्पीकर, ये आपने की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, ये खुर्शीद शाह साहब ने नोट भेजा था, ये ईवान के साथ भी फ्रॉड हुआ है, जो ऐसा ड्राफ्ट आया है जो ईवान ने नहीं भेजा। जनाब स्पीकर, मैं 3 चीजों का अर्ज करता हूं जी। ये आदलिया पे अटैक है, बस काइंडली वाइंड अप कीजिए। जनाब स्पीकर, मैं कंप्लीट करता हूं जनाब स्पीकर, मैं आर्टिकल 175 का जनाब स्पीकर आपको एक अर्ज कर रहा हूं। एक चीज जनाब स्पीकर, लीडर को बुलाएं जी। जनाब स्पीकर, अभी चीफ जस्टिस का जब इंतखाब होगा उसमें 8 एमएनए शामिल होंगे और इसमें 4 सेनेटर शामिल होंगे। जनाब स्पीकर, जब बाकी तौर पे हम अपॉइंट करते हैं जजेस को तो उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट के एक जैसे नुमाइंदे होते हैं। आपने इसमें प्रोपोर्शनेट रिस्पांस, आपने प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन क्यों प्रोवाइड किया?
इसका मतलब यह कि जो कमेटी होगी वो ज़्यादा तादाद हुकूमत की होगी, चाहे वो सेनेट है चाहे वो कौमी असम्बली है। इनका मतलब ये कि ये खुद बनाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बेंचेस ये खुद बनाएंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट ये खुद करेंगे, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी ये वज़ीर आज़म खुद करेगा। जनाब स्पीकर, ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ सबसे बड़ा कदगन है। इसी तरह आर्टिकल 199 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस प्रोवाइड किया है, जनाब स्पीकर एक मिनट में कंक्लूड कर दूं। जनाब स्पीकर, इसी तरह आर्टिकल 191 में जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच प्रोवाइड कर रहे हैं, जनाब स्पीकर, कोई भी अदलिया में ये कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तो केस के फैसले करे लेकिन उसके लिए बेंचेस कोई और बनाए। सुप्रीम कोर्ट अदालत अदलिया कब होगी अगर उसके लिए बेंचेस कोई और बना रहा है? हाई कोर्ट में ये बर्डन कैसे होगा अगर उसके लिए बेंचेस आप ही बना ले? और जजेस आज़ाद कैसे होंगे अगर उसमें से गैर जजेस की तादाद आप ज्यादा करके कर ले? 18वीं तरमीम इसलिए नहीं ख़त्म हुई थी, इसलिए ख़त्म नहीं हुई थी कि अदलिया ने यह कहा था कि ईवान कानून साजी नहीं कर सकती। अदलिया ने इसलिए ख़त्म किया था कि जजेस की तादाद कम कर दी थी। वो तो 9 मेंबर बेंच पे मुश्तमिल था जिसमें 5 जजेस थे, अभी 4 जजेस थे और 3 नॉन जजेस थे। अभी तो आपने उसमें 5 जजेस और 8 नॉन जजेस कर लिया। जनाब स्पीकर, हम समझते हैं ये सब के सब आज़ाद अदलिया के खिलाफ इनका एक पहले ये सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करते रहे, आज पूरे अदालती निज़ाम पे इन्होंने अटैक किया है। हम समझते हैं ये कानून के खिलाफ वर्जी। जनाब स्पीकर, थैंक यू वेरी मच। उन्हें ये काम करना था या करना है, इससे बेहतर ये होता कि वो आके ये ओहदे संभाल के करते। रीको डीक में क्या नुकसान हुआ इस मुल्क की मीशत, मैं कितना एग्जाम्पल्स आपको सुना सकता। किसी न किसी वक्त में हमने ये दरवाजा बंद करना था, हम वो दरवाजा बंद करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं ये हम सब की कामयाबी है जो हमने इसके साथ साथ सूबे में आईनी बेंच की हाई कोर्ट्स में तजवीज दी है। उससे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जनाब स्पीकर, जो लोअर जुडिशरी है, दैट इज वेयर द व्हील्स ऑफ जस्टिस ग्राइंड द स्लोएस्ट। जो तादाद है केसेस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हर हाई कोर्ट में उससे ज्यादा केसेस हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम कहते हैं कि 15% आईनी केसेस है, तो हाई कोर्ट्स में 50% फंडामेंटल राइट्स 199 के लिहाज से केसेस है और 50% आम केसेस है। जैसे ही ये सूबे फैसले करके, ये रेजोल्यूशंस पास करके ये सूबाई बेंचेस कायम करेंगे तो फौरन पाकिस्तान के अवाम को ये फर्क महसूस होगा कि रातों रात इंशाअल्लाह ताला उनको जल्दी और फौरी इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए 50% जो अदालत था वो 100% जो अदालत का तादाद था वो 50% का काम करेंगे, जो नया बेंच बनेगा वो बाकी काम करेंगे। जनाब स्पीकर, इस आईनी इस्लाहात में जमाते उलमा इस्लाम ने जो तजवीज़ दी और जो मानेंगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में और इसमें मौजूद है, वो हमारे रिबा के बारे में, सूद के बारे में एक तरमीम, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में एक तरमीम। मैं ना सिर्फ इन इनपुट्स को वेलकम करता हूं, मैं समझता हूं कि जबकि हमारा इत्तेफाक हुआ है तो पेश जरूर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने किया है, मगर ये हम सब के आईनी तरमीम है। और सबसे मजे की बात जनाब स्पीकर, इन तरमीम की वजह से, मौलाना फजल रहमान साहब के ये पॉइंट्स की वजह से मैं कहने के लायक हूं कि इस आइन में कुछ ऐसे है जो 100% इत्तेफाक हासिल करके पास हुए हैं सेनेट से। और इंशाअल्लाह ताला में उम्मीद रखता हूं कि कम से कम वो पॉइंट्स जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात खुद शामिल कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त जो अपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं वो उस पर वोट करके एटलीस्ट इस शर्त को आप
मुत्तफ़िक़ा आइन का हिस्सा जरूर मानेंगे। जनाब स्पीकर, आईनी तरमीम होने जा रहा है और इसमें जो एक इनकलाबी काम है मगर इसको शायद आम तौर पे देखा जा रहा है वो वही मौसमी तब्दीली के हवाले से जो हमारा वज़ीरे कानून ने जिक्र किया। मौसमी तब्दीली पाकिस्तान के लिए जिंदगी मौत का मसला है। मौसमी तब्दीली की वजह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है। मौसमी तब्दीली ग्लोबल एजेंडा है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ड्राउट हो, वो सब आपके सामने हैं। और जब आप एक वफाकी अदालत वफाकी बेंच बनाने जा रही हैं जो वफाक की डिस्प्यूट्स भी देखेंगे, तो ये उनको मौका मिलेगा कि पाकिस्तान के अवाम का जो एनवायरमेंटल राइट्स है उनको ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे मगर जनाब स्पीकर इसमें हमारे जो पानी के मसले हैं, पानी का किल्लत का मसला है, पानी को हर किसी को पहुंचने का मसला है। इसी तरीके से तमाम मौसमी तब्दीली के हवाले से जो पाकिस्तान के अवाम का हक है, हम ना सिर्फ उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं मगर उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा नया बनने वाला आईनी बेंच इस आईनी हक को, इस ह्यूमन राइट को ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएगा मगर नया जूरिस्प्रूडेंस इंट्रोड्यूस करेगा जिसके नतीजे में हम साउथ में एशिया में इस नया लीगल कॉन्सेप्ट को, इस नया लीगल प्रेसिडेंट को पाकिस्तान की जुडिशरी के थ्रू हम ये एड्रेस करने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस पूरा प्रोसेस में जो मेहनत तमाम सियासी पार्टियों ने की, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। मैं वज़ीर आज़म साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का खुसूसी तौर पे शुक्रगुजार हूं। हमारा MQM के दोस्तों का शुक्रगुजार हूं, IPP के साथियों का, PMLQ का। कोई रह तो नहीं गया? मौलाना फजल रहमान साहब का जमात उलमा इस्लाम के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता था। आपका शुक्रिया अदा भी करने वाला हूं, इंतजार करे भाइयों। मैं ANP का एमल वाली खान साहब का शुक्रगुजार हूं। मैं डॉक्टर मालिक साहब का और उनका जमात का, सॉरी जी प्लीज जी, डॉक्टर मालिक साहब का मैं शुक्रगुजार हूं और MWM का SIC का। बाप को कैसे भूल सकते हैं? बाप के बगैर ये काम ही नहीं हो सकता था। और मैं दिल से ये बात कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का शुक्रगुजार। हम आपकी सियासी मुश्किलात का एहसास करते हैं। जितना आपकी बस में सियासी स्पेस था, जितना आपके पास वो स्पेस अवेलेबल था इस प्रोसेस का हिस्सा बनने का, उतना आप इस प्रोसेस के हिस्से थे। चले, हमारा आपस में डायरेक्ट बात तो कमेटी के अलावा हुआ नहीं, पर आपका बात मौलाना से, तो मेरा बात मौलाना से, और वो बात फिर वजीर आजम से। तो चले इस तरीके से कान पकड़ते हैं। काम तो तरीकी होने जा रहा है जी। और इस तारीखी काम में आपका किरदार है। आपके जब एतराज निकले तो वो भी आपका एक किस्म का सियासी कामयाबी है। काश 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 आप अपने ही सियासी कामयाबियों को शिकस्त की तरह पेश नहीं करते। अगर आप इसमें हिस्सा डालते, अपना तरमीम लेकर आते, अपना वोट करते, इससे बेहतर होता। जितना मुमकिन था वो हमने करके दिखाया।
इस सियासी सूरत हाल में यह सियासी कारनामा है। हम दुआगो है कि हमारा ये जो मेहनत के नतीजे में जुडिशल रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल मिशन को हम मुकम्मल करने जा रहे हैं, दुआ हमारा ये है कि नीयत मेरा साफ था, मौलाना फजल रहमान साहब का नीयत भी साफ। उम्मीद ये है कि जो इंसाफ हम दिलवाना चाह रहे थे वो इंसाफ इंशाअल्लाह ताला हमारा आईनी बेंच, हमारा सूबाई बेंच दिलवाएंगे। और मैं फख्र करता हूं जनाब स्पीकर कि जब आप इस हाउस के अंदर आते हैं तो इट सेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल असेंबली हैज बीन लेड बाय शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। मैं फख्र करता हूं जनाब स्पीकर, आप उसी अदालत जो मेरे खानदान के लिए वो सुप्रीम कोर्ट इज लाइक अ क्राइम सीन फॉर द जुडिशल मर्डर ऑफ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, मगर उस अदालत का भी फाउंडेशन स्टोन कायदे अवाम और फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। इस आईन का फाउंडेशन स्टोन कायदे अवाम, 18वीं तरमीम के फाउंडेशन स्टोन सदर जरदारी, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि 26 आईनी तरमीम, जुडिशल रिफॉर्म और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शहीद बीबी के अंदरूना मिशन को पूरा करने में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ साथ मेरा भी किरदार है इसका फाउंडेशन स्टोन करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं चाहता था कि ख्वाजा आसिफ साहब अपनी तकरीर के इख्तिताम पे एक छोटा सा शेर पढ़ दें, जो मैं लिख के उनको देना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपनी तकरीर ख़त्म कर दी है। तो अगर इजाज़त दे तो मैं पढ़ देता हूँ। जी प्लीज़। ये थोड़ा सा जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं, तो अदलिया के किरदार पे एक शेर है जो किसने लिखा है, और मैं उस शायर का शेर पढ़ रहा हूँ कि नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। 225 members cast their votes for ayes. For noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly.